You are living through the most important shift in our generation. यानी जिस दौर में हम और आप रहते हैं उस दौर में दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया की इकोनॉमिक्स तब्दील होने जा रही है। अगले 10 से 15 मिनट में हम आपको ये समझाएंगे तफसील से कि दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और आइंदा आने वाली दुनिया यानी 10 से 15 साल बाद की दुनिया किस किस्म की होगी। वीडियो को गौर से सुनिएगा। 8 दहाइयों से यानी तकरीबन 80 साल से ये जो वेस्टर्न नेशन है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देव एंजॉयड अनचेक्ड डोमिनेंस। ये जो एरा है वेस्ट की डोमिनेंस का, इसमें अब क्रैक नज़र आ रहे हैं, वादे क्रैक नज़र आ रहे हैं। 3 क्रैक टू बी प्रिसाइज। पहला, पॉलिटिकल केओस। अमेरिका के अंदर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोनों पार्टीज नाउ रिजेंबल बिटर राइवल्स, एक दूसरे का गला काटने को तैयार है। कांग्रेस जो है वो पैरालाइज्ड है। ट्रस्ट जो है डेमोक्रेसी में इज़ एट हिस्टोरिक लो। ये जो वेस्ट के मुल्क थे, अमेरिका, यूरोप वगैरह, इन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पे पूरी दुनिया में कियोस बर्पा किया होता। अब इनके अपने मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर जो ट्रस्ट है, जमहूरियत के अंदर जो ट्रस्ट है, इज़ एट एन हिस्टोरिक लो। पूरी दुनिया के अंदर ये जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये सर उठाई है। यूरोप के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं वो तख्त के ऊपर बैठते जा रहे हैं। सिविल अनरेस्ट जो है पूरी दुनिया में, अब ये कोई रेयरिटी नहीं है। इवन वेस्टर्न नेशंस के अंदर सिविल अनरेस्ट एक्चुअली एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, इकोनॉमिक वीकनेस। अमेरिका जो है वो इट इज़ ड्राउनिंग इन डेब्ट, यानी कर्जे के बोझ तले अमेरिका की मईशत दबती जा रही है। ओवर $35 ट्रिलियन। ये तो आप फिर सुन लीजिए, $35 ट्रिलियन। इन्फ्लेशन जो है ये मिडिल क्लास जो है अमेरिका की और वेस्ट की यानी यूरोप की भी, इनकी सेविंग्स के अंदर बाइट लेती जा रही है। इनकी सेविंग्स एक्चुअली ख़त्म होती जा रही है। यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, कोलैप्स इन ग्लोबल ट्रस्ट। जब अफगानिस्तान से इनखला हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का बाइडन एरा के अंदर, तो इवन जो अमेरिका के एलाइज थे वो शॉक हो गए थे कि कितनी तेज़ी से उन्होंने निकला के, यहाँ तक कि अपना साजो सामान भी वो छोड़ के उनकी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकल गई। यूक्रेन की जंग, जहाँ पे दुनिया ये समझती है कि जो हिपोक्रेसी है वेस्ट की वो वादे तौर पे नज़र आती है। गज़ा के अंदर भी जो जंग जारी है उसमें वेस्टर्न हिपोक्रेसी साफ तौर पे नज़र आती है। ये जो सैंक्शन इस्तेमाल की जाती हैं वेस्ट की तरफ से मुल्कों के लिए, ऐसे लगता है कि एक मुल्क के ऊपर उसी जुर्म के लिए सैंक्शन लगाई जाती है और बाकी मुल्कों को छोड़ दिया जाता है। दुनिया अब अंधी नहीं है, पूरी दुनिया को अब नज़र आता है कि वेस्ट जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना जो मॉरल हाई ग्राउंड है उसको लूज़ करता जा रहा है और दुनिया अब किसी और तरफ देख रही है लीडरशिप के लिए। जैसे जैसे वेस्ट गिरावट का शिकार है, और होता ऐसे ही है तारीख के अंदर कि एक सिविलाइजेशन जो है वो तरक्की करती है और उसके बाद उसके अंदर एक एरा आता है जहाँ पे उसकी तरक्की रिवर्स हो जाती है और एक्चुअली वो सिविलाइजेशन जो है उसका वो अपने इख्तिताम की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो इस दुनिया के अंदर जिसमें हम रहते हैं, ऑब्वियस राइज हम देख रहे हैं एक मुल्क का, और वो मुल्क है चाइना। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, 140 मुल्कों के अंदर चल रहा है इस वक्त। इकोनॉमिक विजन जो चाइना का है वो नज़र आता है पूरी दुनिया के अंदर। रोड बना रही है अफ्रीका के अंदर, पोर्ट्स बना रही है पाकिस्तान के अंदर, डिजिटल हाईवेज बन रहे हैं पूरे एशिया के अंदर। लोन ऑफर करता है चाइना विदाउट लेक्चर। अब मॉडल जो है बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे अभी हुकूमत का निज़ाम इतना ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है, ये प्रेफर करते हैं कि उनको पैसे दे दिए जाए और सवाल ना पूछे जाएं। चाइना जो है वो उस मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। Militarily, China now commands the largest navy in the world. Economically, ये जो डिजिटल युआन है, जो चाइना की करेंसी है RMB, ये अमेरिकन डॉलर को चैलेंज कर रहा है। टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम चाइना की डोमिनेंस दे सकते हैं। ये लीड ले रहा है इस वक्त वेस्ट की डोमिनेंस के ऊपर। दूसरी तरफ रशिया, वेस्टर्न सैंक्शंस लगाएंगी रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर की वजह से, मगर रशिया जो है वो कोलैप्स नहीं हुआ। एक्चुअली रशिया ने अडेप्ट कर लिया। वो जो ऑयल है, जो रशिया की जो मिनरल वेल्थ है, उसको डॉलर के बजाय रूबल में बेचना शुरू कर दिया रशिया ने। चाइना, इंडिया और मिडल ईस्ट, रशिया ने एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात, एक क्रिटिकल बात रियलाइज़ कर ली, और वो ये थी कि दुनिया
کی ضرورت ہے ویسٹ کو، یعنی ویسٹ کو دنیا کی ضرورت ہے، مگر شاید دنیا کو ویسٹ کی اب اس طرح ضرورت نہیں ہے جیسے پچھلی دہائیوں میں تھی۔ برکس یہ نام آپ نے سنا ہوگا، BRICS، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اوریجنلی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ نے بنائی تھی۔ آج اس میں 11 ممبر ہیں، یعنی سعودی عربیہ، ایران، ایجپٹ، UAE، ایتھیوپیا اور انڈونیشیا بھی برکس کے ممبر ہیں۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے برکس، اس وقت دنیا کی تقریباً 60% گلوبل آئل ریزروز کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ اب اس دور کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ڈالرز کے اندر ٹریڈ نہیں کر رہے۔ یہ ایک ریولوشن ہے جو دنیا کی اکنامکس کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ ریولوشن ٹینک اور میزائل نہیں لے کر آ رہے، مگر یہ ریولوشن لے کر آ رہے کانٹریکٹس، کرنسیز اور کوائٹ کانفیڈنس۔ کچھ اپنے معاملات کے اوپر بھی بات کر لیں۔ انڈیا اینڈ پاکستان، دا امپیکٹ آن انڈیا اینڈ پاکستان ان دس چینجنگ گلوبل ورلڈ۔ پاکستان کے جو پچھلے کچھ سال تھے اکنامک کرائسس کے اندر گزرے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر گزرے، ڈیسپریٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی۔ اب دوبارہ سے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان لین کر رہا ہے ٹورڈز واشنگٹن۔ ٹریڈ ریلیکسیشنز کی کوشش کی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ پرومسز، ایون ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا فیور حاصل کر کے پاکستان اکنامکلی کوئی بہتر حالات کی طرف چلا جائے۔ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یہ ایکچولی بہت بڑا پیراڈاکس ہے، کیونکہ ایک طرف ہم امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں، دوسری طرف چائنا جو ہے وہ ہمارا بہت ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ پارٹنر رہا ہے، مگر اس وقت بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کی سب سے بڑی مارکیٹ USA ہے، تو اس کی پرائس دے رہے ہیں، پورا پاکستان دے رہے ہیں، اور یہ پرائس یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بینڈ اوور بیکورڈز فار امریکہ۔ کٹنگ ٹائز ود ایران، چائنا کے ساتھ جو CPEC کے جو پروجیکٹس کر رہا ہے چائنا پاکستان کے اندر، تھوڑا سا ان کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، نظر ایسے آتا ہے۔ اور رشیا کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو بھی تھوڑا سا ڈسٹنس کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ بھی۔ امید یہ ہے کہ واشنگٹن ول ریٹرن دا فیور، اور واشنگٹن ہیز ریٹرن دا فیور۔ 19% ٹیرف پلس بیس ٹیرف آف 10%، ون آف دا لوئسٹ ان ساؤتھ ایشیا، یعنی پاکستان کے اوپر یہ جو ٹرمپ صاحب نے ٹیرف لگائے ہیں، اس میں پاکستان کا جو ٹیرف کا ریٹ ہے یہ ایکچولی ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے کم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آئل ایکسپلوریشن جو ہے وہ امریکہ کی کمپنیز کریں گی فیوچر کے اندر۔ یہ جو بہت زیادہ چرچا کیا جا رہا ہے نیوز میڈیا کے اندر، آئل کو ایکسپلور کرنا کوئی مہینے 2 مہینے کا کام نہیں ہوتا، 10 سے 15 سال لگیں گے آئندہ، اور اگر پاکستان کے اندر آئل دریافت ہو گیا تو پاکستان کی جو اکنامک فیوچر ہے، پاکستان کے جو لوگوں کا فیوچر ہے، وہ انتہائی زیادہ برائٹ ہوگا۔ مگر اس کی جو فلپ سائڈ ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کافی عرصے سے رشین آئل لے رہا تھا، مگر رشین آئل کے اوپر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ویسٹ کی اجازت کے بغیر رشیا سے تیل لے رہا تھا، مگر یہ اس بات میں حقیقت نہیں ہے۔ ویسٹ نے ایک طرح کا کیا اپنی جو نظریں ہیں وہ دوسری طرف کی ہوئی تھی تاکہ رشیا سے انڈیا آئل لے سکے، مگر ہوتا وہی ہے جو ہوتا ہے کہ جب سستا تیل رشیا سے انڈیا لے رہا تھا تو انڈیا کے اندر جو ریفائنرز تھے، یعنی ریلائنس کی جو ریفائنریز تھیں، جو مختلف ریفائنریز تھیں، وہ اسی آئل کو ریفائن کر کے دنیا کے اندر ایکسپورٹ کری تھی۔ سستا تیل رشیا سے لیا اور ایکسپورٹ کر دیا باقی دنیا کے اندر، اور یہ بات ویسٹ کو کھٹک رہی تھی کافی عرصے سے۔ انڈیا کو آئل رشیا سے لینے کی اجازت دی اس لیے گئی تھی کہ پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے نہ بڑھ جائیں، اور رشیا کا آئل اگر ہم انڈیا میں آنا بند کر دیں گے، انڈیا جو ہے وہ دنیا کے لارجسٹ کنزمپشن آئل کنزمپشننگ کنٹریز کے اندر شامل ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے، اور اس کے علاوہ انڈیا کے اندر ون آف دا ہائیسٹ ٹیرفس ہے ان دا ورلڈ، یعنی کوئی چیز انڈیا کے اندر امپورٹ ہوتی ہے تو اس پہ انتہائی زیادہ ٹیرفس ہے فار اے کنٹری دیٹ سائز۔ تو ٹرمپ نے جو ٹیرف لگائے ہیں انڈیا کے اوپر، دے آر کلوز ٹو 50%، یعنی ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ فار اے کنٹری دا سائز آف انڈیا، جو امریکہ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، اور امریکہ کا جو ایشیا کے اندر انٹرسٹ ہے اس کو بھی ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ عرصے سے لک آفٹر کرتا ہے۔ فی الوقت راہل گاندھی جو انڈیا کے اپوزیشن لیڈر ہیں، کانگریس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ خاصا پریشر ڈال رہے ہیں نریندر مودی کی گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ امریکہ کی ڈیمانڈز کے آگے باؤ ڈاؤن نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکنامکلی انڈیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا اکنامک جائنٹ بھی بن گیا ہے، ملٹری سپر پاور بھی بن گیا ہے، تو کیا ٹرمپ کے 50% ٹیرف اگر انڈیا ٹرمپ کی ساری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا نہیں کرتا تو ان ٹیرفس کے ساتھ انڈیا کا ایکچولی اکنامک
फ्यूचर है क्या। फिल वक्त ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी बैक डाउन नहीं कर सकते, मगर देयर विल बी अ प्राइस टू पे, और वो प्राइस जो है वो अगले 10 से 15 साल में पता लगेगी कि कीमत क्या अदा की गई पाकिस्तान की तरफ से, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स फ्रॉम फॉर अमेरिका। और मोदी अगर अग्री नहीं करते कि हम ट्रंप को कंसेशन दें टैरिफ्स के अंदर, तो फिर इंडिया क्या प्राइस पे करेगा। अगले 10 से 15 साल में सवाल का जवाब आ जाएगा कि स्ट्रेटजी जो है वो किस मुल्क की कामयाब हुई, यानी इंडिया की स्ट्रेटजी कामयाब हुई या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कामयाब हुई। ये दुनिया के अंदर जो ग्लोबल शिफ्ट्स आती हैं, इनके रिज़ल्ट जो हैं वो सालों में नहीं आते, इनके रिज़ल्ट जो हैं वो दिहाइयों में आते हैं। और हम अपने पिछली दिहाइयों के जो बर्डन है उसको आज पे कर रहे हैं। इंडिया की तरक्की उनकी पिछली दिहाइयों के कामों की वजह से आइंदा आने वाली दुनिया अलबत्ता जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जिस दुनिया में हम आज रहते हैं। एक और पॉइंट जिसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है वॉर ऑफ द नैरेटिव्स। यानी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ग्लोबल शिफ्ट आ रही है, और वो ज़्यादा डेंजरस है, लोग इसको एक्चुअली रियलाइज़ नहीं कर रहे। हर वक्त इस ग्लोबल शिफ्ट को आप देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, मगर आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जो वॉर ऑफ द नैरेटिव्स है इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कई दिहाइयों से, 8 दिहाइयों से, हमने पहले भी कहा, वेस्ट जो है वो ग्लोबल कहानी को कंट्रोल कर रही थी। जो नैरेटिव वेस्ट का था वो नैरेटिव हमारा भी था, पूरी दुनिया का था, ऐसे मुल्कों का जो अपने आप को वेस्ट से अलाइन समझते थे। अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया के अंदर, टिकटॉक, यूट्यूब, टेलीग्राम, ये डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। नाइजीरिया की आवाज़ें, पाकिस्तान की आवाज़ें, इंडिया की आवाज़ें, ब्राज़ील की आवाज़ें, इंडोनेशिया की आवाज़ें, ईरान की आवाज़ें, ये तमाम जो हैं, ये जो वेस्टर्न विजन ऑफ रियलिटी है, इसको चैलेंज करें। ये जो डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट का, इसके ख़िलाफ़ अब इन मुल्कों से, इन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से इंडिविजुअल्स भी आवाज़ें उठा रहे हैं, न्यूज़ मीडिया भी आवाज़ें उठा रहे हैं, और ये आवाज़ें सारी दुनिया में सुनी जा रही हैं। अपनी कहानी बता रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि हमारी कहानी क्या है। हम ये बता रहे हैं कि ये जो फैसले वाशिंगटन में किए जाते हैं, इनका असर हमारी ज़िंदगियों पे कैसे पड़ता है। आज के दौर से पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, अब ये दौर आ गया है कि जो ऑडियंस है, आप लोग सुनने वाले, वो हम जैसे लोगों को, इन प्लेटफॉर्म्स पे आने वाले लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं CNN से, ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं BBC से। ये जो शिफ्ट होता है ना नैरेटिव्स के अंदर, ये इतना ही ताकतवर होता है जितना कि एक इकोनॉमिक शिफ्ट पावरफुल होता है। क्योंकि जब लोग वेस्ट का नैरेटिव फॉलो करना छोड़ देंगे, तब ही लोग वेस्ट की लीडरशिप को भी फॉलो करना छोड़ देंगे। 2025 एक आम सा साल नहीं है, ये एक पिवटल पॉइंट है ग्लोबल तारीख के अंदर। ब्रिक्स आंदा आने वाली दुनिया में हो सकता है कि ग्लोबल करेंसी लॉन्च कर दे। डॉलर की जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, ये वाज़ेह तौर पे डिक्लाइन हो जाएगी आइंदा आने वाले सालों में। नए टेक के अलाइंसेस पूरी दुनिया में होंगे, और उन अलाइंसेस के अंदर सिलिकॉन वैली शामिल नहीं होगी। हमारी आवाज़, हम सब की आवाज़, वो लोग जो वेस्ट के अंदर नहीं रहते, ये और ज़्यादा ऊंची सुनी जाएगी। हम और डिमांड करेंगे, हम ये डिमांड करेंगे कि आप जो फैसले कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं, हमें अपने फैसले करने की इजाज़त दीजिए। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म में ये आवाज़ और ऊंची लगाई जाएगी, ये सदा और ऊंची लगाई जाएगी कि अब हमें अपने फैसले करने की इजाज़त होनी चाहिए। दो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, यह फेड कर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर से, दूसरी जंग अजीम के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, और एक नया ऑर्डर बनने जा रहा है दुनिया के अंदर। आपको पसंद आए कि ना आए, आई एम श्योर कि वो लोग जो हमें हिंदी उर्दू में सुन रहे हैं उनको तो शायद पसंद ही आएगा, मगर वेस्ट में अगर कोई ट्रांसलेशन लगा के, हमें कैप्शन लगा के सुन रहे हैं, आपको पसंद नहीं आएगा, ना आए। 15 मिनट में हमने आपको ये बता दिया कि होने क्या जा रहा है, हमने आपको ये बता दिया कि हो क्या रहा है। बाल की खाल निकालने का वक्त अब ख़त्म हो गया है। ओवर एनालाइज नहीं करना दुनिया में। ओवर एनालाइज करके किसी भी चीज़ को सही साबित कर देने से मसला हल नहीं होता, मसला मसले को हल करने से हल होता है। दुनिया के अंदर वेस्ट ने अपने जो कार्ड्स हैं वो ओवर प्ले करते हैं, उनके फैसलों से पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, लोग अब तंग आ गए। और ये जो नेचुरल शिफ्ट है, क्योंकि तारीख से चूँकि बड़ी बड़े ताकतवर लोग नहीं सीखते, इसी तरह तारीख से बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन भी नहीं सीखती, तारीख से बड़े बड़े नेशन स्टेट्स भी नहीं सीखते। ये जो साइकिल है डोमिनेंस का, ये हमेशा कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है। ऐसे लगता है कि 2025 को याद रखा जाएगा आइंदा आने वाली दुनिया के अंदर कि इस साल वो ग्लोबल शिफ्ट आया था
جس شفٹ کے بعد دنیا کے اندر جو جیو پولیٹکس ہے، دنیا کے اندر جو اکنامکس ہے، وہ تبدیل ہو کر رہ گئی تھی، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس دور سے گزر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔